नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्टोरी का 10वां भाग है। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। प्लीज़ कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कायरा बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो विराट को बोलती है कि वो उसके पास ही रुक जाए। अब आगे। अच्छा ठीक है, मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। विराट सोफे पे लेटते हुए मन में बुरा फंसा हूँ मैं। कायरा बिस्तर पर बैठ जाती है। विराट लाइट बंद करने लगता है, पर कायरा एकदम से चिल्लाकर, नहीं, लाइट मत बंद करो, मुझे डर लग रहा है। विराट खींचते हुए, ओहो, हद करती हो तुम, छोटी बच्ची हो क्या? लाइट ऑन होने पर मुझे नींद नहीं आती। कायरा, वो सब मुझे नहीं पता, पर लाइट ऑफ नहीं होगी और ना ही तुम यहाँ से जाओगे। विराट तकिया उठाकर अपने चेहरे को कवर कर लेता है। अभी 10 मिनट ही होंगे। कायरा की आवाज़ फिर से उसके कान में पड़ती है, सुनो मिस्टर सेडियल। पर विराट सुनकर भी अनसुना कर देता है। कायरा उठकर उसके पास जाती है, उसके चेहरे से तकिया हटाते हुए, देखो, मुझे पता है कि तुम जग रहे हो। विराट एकदम से, ओफो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ना खुद सो रही हो ना मुझे सोने दे रही हो। कायरा, मुझे भूख लगी है। बेहद मासूमियत से वो बोलती है। एक पल के लिए विराट खो जाता है उसकी मासूमियत में। कायरा, मुझे सच में बहुत भूख लगी। कायरा फिर से बोलती है, तो विराट, तुम क्या चाहती हो कि आधी रात को मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? किचन में जाओ और जो खाना है खा लो, पर मुझे तंग मत करो। कायरा, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है, तुम भी मेरे साथ चलो ना। विराट घूरकर उसकी तरफ देखता है, पर कायरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस बोले जा रही थी, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मुझे नींद नहीं आएगी, चलो ना मेरे साथ। विराट पूरी कोशिश कर रहा था अपने गुस्से पे काबू पाने की। वो सोफे से उठते हुए, ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। कायरा झट से उसका हाथ पकड़ते हुए, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। ये देखकर विराट अपना माथा पीट लेता है। एक बार फिर से वो उसे घूरता है। कायरा, अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं दादाजी से कह दूंगी। विराट खींचते हुए मन में, ओ गॉड, एक ये और एक इसके दादाजी, मैं तंग आ गया हूँ। कायरा अभी भी विराट को हल्का हल्का घूर रही थी। ये देखकर विराट आगे बढ़ते हुए, ठीक है चलो, अजीब मुसीबत है ये, कहता हुआ वो आगे बढ़ता है। कायरा उसकी टी शर्ट पकड़ लेती है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है। बाहर हॉल में बिल्कुल अंधेरा था, बस बाहर गार्डन में लाइट जल रही थी, जिसकी हल्की हल्की रोशनी कांच की खिड़की से होते हुए दोनों के चेहरे पे पड़ रही थी। कायरा एकदम से, इतना अंधेरा कौन करता है? वो थोड़ा जोर से बोलती है। विराट एकदम से उसके होठों पे उंगली रखते हुए, श्श, सबको जगाओगी क्या? खुद तो चैन नहीं है, कम से कम दूसरों को तो सोने दो। विराट धीरे से पर गुस्से से दांत पिचकर बोलता है, जिससे अभी भी अपनी उंगलियों को कायरा के होठों पे रखी हुई थी। कायरा की धड़कनें बढ़ गई थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपने पलके झपका लेती है। विराट एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी नजरें तो ठहर गई थी कायरा के मासूम चेहरे पर। कायरा का वो गोरा बेदाग चेहरा, जो कि बाहर से आती रोशनी में और भी गोरा लग रहा था, पतली सी नाक और उसमें पहनी एक नोज पिन, जो किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। तभी एकदम से विराट को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। वो तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है और अपनी उंगली उसके होठों से हटा लेता है। चलो, ये कहता हुआ उसे आगे लेकर बढ़ता है। दोनों किचन में पहुंच जाते हैं। विराट कायरा का हाथ छुड़ाते हुए, देखो, तुम्हें जो लेना है ले लो। कायरा पूरे किचन में नजर दौड़ाती है, पर उसे कुछ पसंद नहीं आता। वह फ्रिज खोलती है, पर वहां भी उसे कुछ पसंद नहीं आता। वो विराट की तरफ देखते हुए, चॉकलेट और पेस्ट्री नहीं है क्या? विराट का सब्र पहले ही जवाब दे रहा था। वो कायरा की तरफ देखता है और मन में, अजीब लड़की है यार, इसे आधी रात को पेस्ट्री की पड़ी है। कायरा फिर से, बोलो ना। विराट खींचते हुए, 5 स्टार होटल में नहीं बैठी हो तुम जो नखरे कर रही हो? जो किचन में वो चुपचाप खा लो। कायरा, ज्यादा बनो मत और मुझे डांटो तो बिल्कुल भी मत, वरना मैं दादाजी से कह दूंगी। पता है पेस्ट्री खाने का कितना मन कर रहा है मेरा। मेरे घर पर तो हर वक्त फ्रिज में केक और पेस्ट्री रखी रहती है। कितने दिनों से मैंने एक भी पेस्ट्री नहीं खाई है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। कोई और होता तो इस वक्त सारे जहाँ की खुशियाँ लाकर उसके कदमों में रख देता, पर विराट तो ठहरा पत्थर। उसे तो कायरा की मासूमियत का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो थोड़े गुस्से से, अब तुम क्या चाहती हो, इतनी रात को तुम्हारे लिए एक पेस्ट्री लेने जाऊं? कायरा धीरे से, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, मैं मैनेज कर लूँगी।
इसके बाद वो अपने लिए चाय बनाने लगती है। वो चाय बनाते हुए, तुम पियोगे? विराट की तरफ देखते हुए बोलती है। विराट, मैं चाय नहीं पीता और तुम प्लीज़ जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। कायरा अपने लिए एक सैंडविच बनाती है और चाय कप में डालते हुए, बस हो गया, चलो। भले ही विराट गुस्से में था, पर वो कायरा का ध्यान पूरा रख रहा था। लेकिन अभी भी इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो ना चाहते हुए भी कायरा की सारी बात मान रहा है। खैर, वो दोनों कमरे में जाते हैं। विराट स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। कायरा चाय की ट्रे साइड में रखते हुए एकदम से विराट के सामने जाते हुए, और तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। अभी भी मुझे डर लग रहा है। वो वापस उसे खींचकर सोफे तक ले जाती है। विराट मन में, दिन तो दिन, इसने तो मेरी रात भी खराब कर दी। मन में बड़बड़ करते हुए वो सोफे पर लेट जाता है और खुद को पूरा कंबल से ढक लेता है। वो बात अलग थी कि अब उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कायरा थी जो आराम से अपनी पेट पूजा कर रही थी। कुछ ही देर में वो अपनी पेट पूजा कर लेती है और अब तो उसे नींद भी आने लगती है। वो जमाई लेते हुए, चलो पेट पूजा हो गई, अब चैन की नींद आएगी। इसके बाद वो बिस्तर पर लेट जाती है। उसे तो कुछ ही देर में नींद आ जाती है, पर विराट अब तक सो ही नहीं पा रहा था। वो कम्बल में से हल्का सा अपना चेहरा निकाल कर कायरा को देखता है और कायरा को आराम से सोता हुआ देखकर, मेरी नींद बेकार कर खुद आराम से सो गई, डिस्कस्टिंग। इसके बाद वो पूरी तरह से करवट बदल लेता है और एक बार फिर से वो सोने की कोशिश करने लगता है। अमेरिका में विवेक सारे दिन अपने दोस्तों के घर पर रहता है ताकि वो अवनी के बारे में सोचना बंद कर दे। पूरे दिन वो लोग ड्रिंक करते हैं, धमाल करते हैं और शाम होते ही सब डिस्को चले जाते हैं। विवेक और उसके दोस्त डिस्को के अंदर जाते हैं। विवेक को आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस बात को वो झुठला रहा था। उसके दोस्त डांस फ्लोर पर चले जाते हैं और विवेक एक बियर लेकर एक तरफ बैठ जाता है। उसके बाकी दोस्त मस्ती कर रहे थे और विवेक को भी बुला रहे थे, पर विवेक जो था अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। वो एक सांस में बियर की पूरी बोतल गटक जाता है। तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ खड़ी अवनी पे पड़ती है। विवेक की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी आंखें झपका कर देखता है तो अवनी गायब थी। दरअसल वो अवनी थी ही नहीं, वो तो बस विवेक का ही नज़रिया था। विवेक अपने बालों में हाथ फंसाते हुए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक लड़की मेरे दिमाग के साथ नहीं खेल सकती। विवेक हूँ मैं विवेक, जिसके बारे में लड़कियाँ सोचती है, मैं लड़कियाँ के बारे में नहीं सोचता। ये कहता हुआ एक गहरी सांस लेता है और चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है। तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पे झूम रही नशे में चूर एक लड़की पे पड़ती है। गोल्डन कलर का वन पीस जो कि घुटनों से ऊपर था, गोल्डन बाल जो कि उसके कंधे तक थे, होठों पर रेड लिपस्टिक में वो बेहद हॉट लग रही थी। विवेक अपने डेविल स्माइल से उसकी तरफ देखते हुए मन में, वाओ आज रात मज़ा आएगा, मन में ये सब सोचते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है। अगले ही पल वो उस लड़की के करीब होकर डांस करने लगता है। बड़े स्टाइल से उसे हेलो बोलता है, बदले में वो लड़की भी उसे हेलो बोलती है। विवेक उसके और करीब होते हुए, यू आर सो ब्यूटीफुल, ये कहता हुआ उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। उसके सब दोस्त उसे देख ही रहे थे। वो सब आपस में, पता नहीं इस विवेक के पास ऐसा क्या है जो हर लड़की का इस पर जाम चल जाता है, या हमें कोई घास नहीं डालती। और इस लड़की को देखो कैसे विवेक के साथ चिपकी हुई है। वो सब उधर देखते ही हैं। विवेक और उस लड़की को बेहद करीब थे। विवेक कभी उसके बालों के साथ खेल रहा था तो कभी उसके बदन को छू रहा था। कुछ ही देर में वो अपने साथ ले जाता है। उसके दोस्त गया लेकर एक और हुस्न की परी को अपने साथ, अब सुबह से पहले नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो सब ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। उसमें से एक, बेटा अभी तो विवेक का जाम चल रहा है, पर किसी दिन किसी लड़की का जाम चल गया विवेक के सर पर तो ये कहीं का नहीं रहेगा। इंडिया में कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। कायरा तो पेट पूजा करके आराम से सो गई थी, पर विराट को नींद ही नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठता है और कायरा को देखते हुए, हद है, मेरी नींद उड़ाकर खुद कितनी आराम से सो रही है। अभी तो गिनती के 4 दिन हुए हैं, इसने मेरी हालत ख़राब कर दी। अपनी पूरी लाइफ में इसके साथ कैसे रहूँगा? नो वे, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। वो कायरा की तरफ देखते हुए बोल रहा था। तभी वो देखता है कि कायरा ठंड से सिकुड़ रही है और उसका कंबल आधा ज़मीन पर गिरा हुआ है। कितनी लापरवाह है ये लड़की, वो इरिटेट होते हुए बोलता है। पहले तो विराट उसे नज़रअंदाज कर देता है कि मुझे क्या, फिर दिल नहीं मानता तो उसको वो उठाता हुआ और कायरा को सही से कंबल उड़ा देता है और फिर स्टडी रूम में चला जाता है कि शायद वहाँ पर उसे नींद आ जाए। अमेरिका में 4 दिन बाद विवेक अपने दोस्तों के साथ
विवेक उस लड़की को अपने घर ले जाता है। इस वक्त दोनों विवेक के कमरे में उसके बिस्तर पे थे। विवेक उसकी कमर पे हाथ रखता है और धीरे धीरे वो हाथ ऊपर की तरफ ले जाता है और एक झटके में उसकी डोरी खींच देता है और उस लड़की के बदन पर से वन पीस अलग कर देता है। अब उस लड़की का गोरा बदन उसके सामने था और विवेक को अपनी तरफ खींच रहा था। वो लड़की भी मदहोशी में आ भर रही थी। उसे देखकर तो विवेक एकदम से पागल हो रहा था। अगले ही पल वो अपनी टी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक देता है और उस लड़की को बालों से पकड़कर अपने करीब करता है और उसके होठों पर झुकने लगता है। वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है। विवेक भी अपनी आंखें बंद कर जैसे उसके होठों को छूने वाला होता है, तभी एकदम से अवनी का चेहरा उसके जहन में घूम जाता है। वो झट से अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते के साथ वो लड़की नजर आती है। विवेक अवनी को इग्नोर करते हुए फिर से अपनी आंखें बंद करता है और उस लड़की को किस करने लगता है, पर नहीं कर पाता क्योंकि बंद आंखों से भी उसे अवनी ही दिखाई दे रही थी। वो फिर से उस लड़की से पीछे हट जाता है। वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और थोड़े गुस्से से, व्हाट, क्या हुआ, वाई आर यू, स्टॉप, कम ऑन, किस मी, कम ऑन। विवेक अपनी हरकत पर खुद हैरान था कि वो उस लड़की के करीब होने के बाद भी अवनी के बारे में क्यों सोच रहा है। वो खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल वो उस लड़की के कपड़े उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। सॉरी, प्लीज़ गो, ये कहता हुआ अपने लिए एक ड्रिंक बनाने लगता है। लड़की अपने कपड़े पहनती है और अंग्रेजी में विवेक को गालियाँ बकती हुई चली जाती है। ये पहली बार था जब विवेक ने किसी लड़की को टच न किए हुए और कोई लड़की उसे इतना सुनाकर गई हो। शराब का गिलास वो एक सांस में पी जाता है और फिर जोर से अपना हाथ दीवार पे मारते हुए, डैम यू, पूरा मूड स्पॉइल कर दिया इस अजनबी लड़की ने। इंडिया में पूरी तरह से सुबह हो जाती है। जहाँ सब लोग उठ गए थे वहीं कायरा आराम से सो रही थी। विराट ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। रेडी होकर वो स्टडी रूम से बाहर आता है। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र चली जाती है कायरा पर। कितनी पाक, कितनी मासूम लग रही थी वो इस समय। विराट उसका चेहरा देख रहा था। एकदम से उस कायरा की रात की हरकतें याद आ जाती है। यहाँ भूत है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, प्लीज़ तुम यहीं रह जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं दादाजी से कह दूंगी। विराट के जहन में ये सब घूमने लगता है। कायरा की हरकतें याद आते ही विराट के चेहरे पे खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नज़र लगे आईने पर जाती है जिसमें वो खुद को मुस्कुराता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो मुस्कुरा रहा है, वो भी कायरा की वजह से। वर्षा के अलावा अगर किसी के वजह से वो मुस्कुरा रहा था तो वो थी कायरा। एक बार फिर वो पूरे गुस्से और नफरत से भर जाता है। अगले ही पल वो अपनी स्माइल की जगह चेहरे पर सख्ती लाता है और कायरा को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो सामने ही भूपेंद्र जी बैठे थे। अपने दादा को देखकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। बेमन से वो उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाता है। भूपेंद्र, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना आज गुंजन आने वाली है। विराट, दोपहर से पहले आ जाऊंगा, इतना कहकर वहां से चला जाता है। भूपेंद्र, गुस्सा तो इसके नाक पे ही रखा रहता है। पीछे से अनुपम, आप पर जो गया है बाबूजी, वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। भूपेंद्र उसकी तरफ घूरकर देखते हुए, मान है मुझे अपने विराट पर। मेरे कहने पर उसने गुस्से से ही सही पर कायरा से शादी तो की जिसे वो जानता तक नहीं था। आज के समय में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की बात का मान रखते। कायरा जो उठकर अब बाहर आ रही थी, दादाजी की बात सुनकर उसके कदम दरवाजे पे ही ठिठक जाते हैं। वो वहीं खड़ी होकर भूपेंद्र की बात सुनने लगती है। उसके बाद वो वापस कमरे में जाती है। उसके कान में भूपेंद्र की बात घूम रही थी। मान है मुझे मेरे विराट पर, मेरे एक कहने पर उसने कायरा से शादी कर ली जिसे वो जानता तक नहीं था। कायरा को शादी से लेकर अब तक का सफ़र याद आ जाता है कि चाह कर भी गुस्से में ही सही पर विराट ने उसका पूरा ख्याल रखा था। फिर से उसे कल रात की बात याद आ जाती है कि कैसे उसने विराट को परेशान किया था और उसकी नींद भी खराब कर दी थी। हाँ, मैं उस सीरियल के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, वो मुंह बनाते हुए बोलती है। शायद झुटला रही थी वो इस बात को, पर झुटला नहीं पाती वो खुद से। कमॉन यार, उसने कल रात तेरी इतनी हेल्प की, एक थैंक यू तो बनता है। ये बोलती ही वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे नहीं पता था कि विराट ऑफिस चला गया है। वो धीरे से गेट खोलकर हल्का अंदर झांकते हुए, हेलो मिस्टर विराट, पर अंदर तो कोई था ही नहीं। वो अंदर जाते हुए, अरे ये कहाँ चले गए। वो देखती है कि स्टडी रूम में रखी टेबल पर सारी फाइल बिखरी पड़ी है। सोफे पे कंबल ऐसे ही पड़ा हुआ है। विराट के कपड़े यूं ही बिखरे पड़े हैं। कुल मिलाकर एक भी चीज अपनी जगह पे नहीं थी। कायरा, ये देखो, बनता तो इतना है और स्टडी रूम का कबाड़ा बना रखा है। बड़बड़ करते हुए वो पूरे स्टडी रूम को सही कर देती है और उसके बाद नहाने चली जाती है।
अमेरिका में रात गहरी हो गई थी। जहां सब सो रहे थे वही विवेक को नींद ही नहीं आ रहा था। उसे अभी तक खुद पे हैरानी हो रही थी कि आज उसे क्या हुआ है। वो लड़की लगभग उसकी मर्दानगी को लड़काड़ कर चली गई और वो चुपचाप उसकी गालियां खाता रहा। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अवनी की वजह से, क्योंकि उसके जेहन में तो वही घूम रही थी। न अपने कमरे की लाइट ऑफ करके वो अपने एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में बियर की कैन लेकर बैठ जाता है, वो सिगरेट के कस भरते हुए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस अजनबी। तुम्हारी वजह से मेरी रात स्पॉइल हुई है। इसका हर्जाना तो तुम्हें ही भरना होगा। बहुत गुस्से से वो ये सब बोल रहा था। इंडिया में गुस्से से भरा हुआ विराट ऑफिस पहुंच जाता है। ये गुस्सा उसे खुद पे आ रहा था कि वो कैसे आज कायरा को देखकर सब भूल गया। और सबसे बड़ी बात, वो मुस्कुराया। जो सिर्फ वर्षा के लिए मुस्कुराता था, आज वो कायरा की वजह से मुस्कुराया। बस इसी बात पर उसका दिमाग गर्म हुआ जा रहा था। खैर, कायरा नहाकर बाहर आती है और रेडी होकर उस्मा के पास चली जाती है। उस्मा लगी थी गुंचन की पसंद का खाना बनाने में। गुड मॉर्निंग माँ, कायरा उस्मा को पीछे से बाहों में भरते हुए बोलती है। उस्मा प्यार से, आ गई मेरी लाडो, चल आजा नाश्ता कर ले। कायरा, अपने नाश्ता किया माँ? उस्मा, नहीं, बस बाद में कर लूंगी। कायरा उसे कंधे से पकड़कर आराम से कुर्सी पर बैठाते हुए, बाद में नहीं, अभी हम दोनों साथ नाश्ता करेंगे। ये कहते हुए वो दोनों के लिए नाश्ता परोसने लगती है। सोफे पे बैठे भूपेंद्र सब देख रहे थे। वो कायरा को देखते हुए मन में, जो होता है सही होता है। वाकई में ये विवेक इस बच्चे के काबिल नहीं था। उस्मा और कायरा साथ में नाश्ता करने लगते हैं। उसके बाद वो लग जाते हैं गुंचन के आने की तैयारी में। खैर, वक्त गुजरता है और दोपहर हो जाती है। अब गुंचन किसी वक्त भी आती होगी। अपने वादे के अनुसार विराट दोपहर को ही घर पे आ गया था। सब लोग बाहर ही बैठे थे। कायरा भी वहीं बैठी थी। विराट अंदर आता है। उसकी नज़र कायरा पे पड़ती है। ब्राउन कलर का चूड़ीदार, बाल खुले हुए, मांग में हल्का सा सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र और रुई जैसी मुलायम उसके गोरे गाल। कितनी प्यारी लग रही थी वो, ये तो विराट भी देख पा रहा था। भूपेंद्र की नज़र विराट पे पड़ती है। ओ, आ गया विराट, बैठो, गुंचन बस आने ही वाली होगी। उसकी आवाज़ सुनकर कायरा एक नज़र उठाकर विराट की तरफ देखती है। दोनों की नज़रें मिलती है, पर दोनों फिर अजनबियों की तरह अपनी अपनी नज़रें फेर लेते हैं। विराट का बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पर बैठने का, पर गुंचन के लिए वो वहाँ बैठ जाता है कि अगर मना करूंगा तो बेकार में तमाशा होगा। अगले ही पल गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और गुंचन की प्यारी सी आवाज़, मैं आ गई। सबके चेहरे पे खुशी से खिल जाते हैं, यहाँ तक कि विराट का भी। आखिर सबसे ज़्यादा उसी की लाडली थी गुंचन। गुंचन भागते हुए अंदर आती है और सीधे विराट के गले लगते हुए, आई मिस यू सो मच भाई, लगभग उसे टाइट हग करते हुए बोलती है। विराट भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, आ गई मेरी तूफान। तभी गुंचन की नज़र पीछे खड़ी कायरा पे पड़ती है। वो पहले कायरा से कभी पर्सनली तो नहीं मिली थी, हाँ, पर वीडियो कॉल पर बात जरूर करवाई थी विवेक ने। गुंचन एकदम से कायरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर, ओ माय गॉड भाभी, आप कितनी ब्यूटीफुल हो। फ़ोन पर आपको देखा था, उस टाइम तो आप बहुत स्वीट लग रहे थे, पर आज तो आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। की बात पर कायरा बस मुस्कुरा देती है। विराट तो बस देखता रह गया था कायरा की मुस्कान को। गुंचन, विवेक भाई का प्यार का असर है, वो कायरा को छेड़ते हुए बोलती है। अब उसे क्या पता कि एक ही पल में क्या से क्या हो गया। ये सुनते ही कायरा की मुस्कान एकदम से गायब हो जाती है और एक दर्द भरा उसके चेहरे पर उभर जाता है और आंखों में नमी तैर जाती है, जो कि विराट को भी दिखाई देता है। गुंचन एकदम से चुप हो जाती है। कायरा सबके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गुंजन खुद को अपराधी मानते हुए बोलती है। विराट एकदम से वहां से सीधा छत पर बने अपने कमरे में चला जाता है। उस्मा गुंजन का हाथ पकड़ते हुए, तू मेरे साथ चल, ये कहती हुई उसे अपने साथ ले जाती है। विराट एकदम से बेचैन हो गया था। पहले वो कायरा की मुस्कान में खोया, फिर उसके चेहरे दर्द से उभर कर देखकर उसे भी दर्द हुआ। बस यही बात उसे बेचैन कर गई। उसकी आंखों के सामने पहले कायरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमा, फिर दर्द भरा चेहरा। वो लगातार पंचिंग बैग पर मुक्के की बरसात करते हुए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कैसे उस लड़की के बारे में इतना सोच सकता हूँ? वो लड़की मेरे दिमाग में कैसे, ख्यालों में कैसे घूम सकती है? मैं नहीं घूमने दूंगा। बहुत गुस्से से ये सब बोल रहा था। कायरा अपने कमरे में चली गई थी। आज विवेक के नाम ने उसके गम को ताज़ा कर दिया था, पर वो रोना नहीं चाहती थी, और विवेक के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो अपना ध्यान हटाने के लिए मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है। उधर उस्मा ने गुंचन को सारी बात बता दी थी कि कैसे विवेक शादी वाले दिन कायरा को छोड़कर भाग गया, और फिर भूपेंद्र ने विराट को फैमिली की इज्जत का वास्ता देकर कायरा से शादी करने के लिए बोला। उस्मा उसे सारी बात बताती है।
कायरा की हालत, विराट का गुस्सा, भूपेंद्र का विवेक को बेदखल करना, हर चीज। गुंचन सारी बात सुन चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक ऐसा भी कुछ कर सकता है, पर अगली पल उसके दिमाग में वर्षा का ख्याल आता है। वर्षा के बारे में सोचते हुए गुंचन को एक धक्का लगता है। वो मन में, विराट भाई तो वर्षा से प्यार करते हैं, वर्षा का क्या हुआ, ये क्या हो गया है, सब सोचते हुए विराट के पास जाती है। विराट अभी भी पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा उतार रहा था। गुंचन एकदम से उसके पास जाकर, आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, वर्षा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने? माना कि भाभी के साथ गलत हुआ है, पर आपने भी तो वर्षा के साथ वही किया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मना भी तो कर सकते थे। आप खुश हो और ना कायरा भाभी और ना वर्षा। उसकी बात विराट को और गुस्सा दिला रहा था। मानो गुस्से के उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो एकदम से गुंचन पर गरजते हुए, नाम मत लो उस धोखेबाज का मेरे सामने। उसके गुस्से से गुंचन एकदम से सहम जाती है। विराट, क्या क्या नहीं किया मैंने उस वर्षा के लिए? यहाँ तक कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया था, यहाँ तक कि उस लड़की को भी जिसे जबरदस्ती मेरी पत्नी बनाया गया था। ये धन दौलत शान और शौकत सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वर्षा के लिए। उसने क्या क्या मेरे साथ, छोड़ दिया मुझे, बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। नफरत है मुझे उसके नाम से, नफरत है मुझे प्यार से, नफरत है मुझे मोहब्बत से। ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है और अपनी कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। गुंचन हैरान परेशान सी वहीं खड़ी थी। उसके कानों में अभी विराट के शब्द घूम रहे थे। नाम मत लो उस धोखेबाज का, वो बस मेरे लिए टाइम पास कर रही थी। नफरत है मुझे उसके नाम से। गुंचन को तो एक कदम पर कदम झटके मिल रहे थे। वो भी विराट के पीछे जाती है। गुस्से से भरा हुआ विराट अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे का दरवाजा खोलकर वो सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। कायरा उस वक्त वॉशरूम में थी और वैसे भी विराट उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। जैसे ही वो स्टडी रूम का दरवाजा खोलता है तो उसे बहुत हैरानी होती है कि सुबह जब गया था तब स्टडी रूम कैसा बिखरा हुआ था और अब कितना साफ सुथरा है। ठीक उसी वक्त कायरा वॉशरूम से बाहर आती है। विराट उसकी तरफ देखता है और दंदनाता हुआ उसके पास जाकर, स्टडी रूम में तुम गई थी? कायरा बेहद आराम से, हाँ वो मैं, थैंक्स। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, विराट बीच में ही बेहद गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए, हाउ डे यू, किसकी इजाज़त से तुम मेरे रूम में गई? किसकी इजाज़त से मेरी चीज़ों को छुआ तुमने? मेरे कमरे का कवारा करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो स्टडी रूम तक चली गई? तुम्हें चैन नहीं है? तुम क्यों हर जगह ज़बरदस्ती चली आती हो? तुम पहले मेरी ज़िंदगी में, फिर मेरे घर में और ऑफिस में। वो बहुत गुस्से से बोल रहा था और उसका दबाव कायरा के बाजू पे कसता जा रहा था। दरवाजा के बाहर खड़ी गुंचन सब सुन रही थी। वो विराट का ये रूप देखकर हैरान थी। मन में, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वर्षा। तुमने भाई को क्या से क्या बना दिया, क्यों किया तुमने? इसका जवाब तो मुझे चाहिए। वो बेहद गुस्से से वर्षा से मिलने चली जाती है। अब अगर गुंचन वर्षा से मिलेगी तो क्या होगा? वर्षा की सच्चाई गुंचन के सामने आएगी। हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।